कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो पीछे बाकी टॉपिक हो गया है, हम लोग घटना चक्र रिवीजन कर रहे हैं। तो फटाफट रिवीजन ना करते हुए थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे। लोग कहते हैं कि थोड़ा काफ़ी कमेंट आए हैं कि थोड़ा सा डिटेल में बताया करें, ऐसे फटाफट वाला समझ में नहीं आता है। तो ऐसे भी हम फटाफट रिवीजन कर रहे थे, इसलिए खाली क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। अब थोड़ा सा डिटेल में पहले देखेंगे, उसके बाद पेपर सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन कम से कम उस टॉपिक पे पूरी तरीके से पकड़ हो जाएगी। तो ये घटना चक्र पहले ही मैंने डाल दिया, घटना चक्र रिवीजन है तो किताब से ही पढ़ के किया जाएगा ना। जैसे कोई टॉपिक पे हमने ऐसे ही तो वीडियो बनाया नहीं, इसमें पहले ही मैंने डाल रखा है ऑलरेडी कि घटना चक्र रिवीजन है तो घटना चक्र से ही पढ़ेंगे। चलिए खैर, कमेंट वालों का कुछ नहीं किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल का पहले डिटेल देखेंगे, फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। तो मौर्योत्तर काल में नोट्स देखेंगे। आगे घटना चक्र में अब नोट्स देने लगा, पहले ये नहीं था, पहले क्वेश्चन आंसर देता था, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल देके फिर क्वेश्चन आंसर देता है, जो कि बहुत अच्छा है। तो देखते हैं। रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। सबसे प्राचीन रुद्रदामन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। इसमें सबसे ज़्यादा काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बाद पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था। इसमें सबसे इसका मुख्य का सुदर्शन झील के बाद का पुनर्निर्माण को विवरण को सुरक्षित रखना था। फिर है काजुल कर्डफिसेस ने भारत में सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए हैं। फिर है बिम कर्डफिसेस ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। कौन कौन से सिक्के चलाए थे? स्वर्ण और तांबे के सिक्के चलाए थे। फिर शिव, त्रिशूल तथा नंदी की आकृति इसके सिक्के पर मिलती है। शिव और आनंदी का नंदी, शिव के सवारी नंदी है ना, उनका चित्र इसके सिक्के पे मिलता है। इसने महेश्वर नामक उपाधि धारण की थी। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? महेश्वर नाम की उपाधि। फिर उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक, हिंद, यवन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता। उत्तर पश्चिम में स्वर्ण के सिक्कों पर प्रचलन किसने करवाया था? यूनान राजाओं ने करवाया था, लेकिन इसका जो श्रेय जाता है वो कुषाण को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। कुषाण शासकों ने बिम कर्डफिसेस से सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। कुषाण शासक के सिक्के पर किसका अंकन मिलता है? बुद्ध का अंकन मिलता है। योधियों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा बृहत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्व पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इसके सिक्कों पर कार्तिक का अंकन मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81वीं ईस्वी है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। कनिष्क के रप्तक अभिलेख में 4 शहरों के नाम का उल्लेख मिलता है। कनिष्क के शहरों में किसमें अभिलेख में 4 शहरों का उल्लेख, कौन कौन सा शहर है देखते हैं। यह है साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा। साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और एक है चंपा। ठीक है। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईस्वी के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इनके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। शक संवत किसके उपलक्ष्य में चलाया गया था? तो ये चलाया गया था, विक्रम शकों ने पराजित किया था जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य उत्तराधिकारी को, तो उसी में चलाया गया था। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 135 - 57 बराबर 78 ईस्वी है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। अधिकतर लोगों ने कुषाण
कुषाण शासक कनिष्क को ही इसका परिवर्तक माना है। वर्तमान तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जो विश्वव्यापी है। वर्तमान कैलेंडर में 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व तथा 78 घटा देने पर शक संवत 78 ईसा पूर्व प्राप्त होता है। ये देखिए, चैत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। ये अब की बार अभी आरओ का पेपर हुआ, उसमें पूछा गया था। चैत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। प्रथम माह को हिंदी में कौन सा होता है पूछा था, तो यही चैत को कहा जाता है पहला महीना। जैसे वैसे ही हम लोग वैसे जनवरी को पहला महीना मानते हैं, ऐसे जो है चैत है। विक्रम संवत के दो अन्य नाम मिलते हैं, कृत संवत तथा मालव संवत। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा संवत अपनाया है, तो शक संवत को अपनाया है। फिर है अश्वघोष, कनिष्क के राजकवि थे। अश्वघोष कौन थे, कनिष्क के राजकवि थे। सोदरानंद, बुद्धचरित तथा सच्चिदापुत्रकरण इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्हें चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। किसने की थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक, ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। पतंजलि ने पाड़ी की अष्टधाई पर महाभाष्य की रचना की थी। फिर है महर्षि पतंजलि शुककालीन विद्वान थे तथा इन्हें ऐसे लोगों को शिष्य बनाया था जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल सकते थे। जो बिना अध्ययन के संस्कृत बोल सकते थे, उनको अपना शिष्य बनाया था। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। इस वंश का महान शासक कनिष्क था। इसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तूफान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थी। फिर है पेरीपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी और अरिकामेंडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों, व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिम विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाण के सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। फिर कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। पहला है गंधार शैली, दूसरा है मथुरा शैली। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गंधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक एवं शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। गंधार कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। अफगानिस्तान का बमियान पहाड़ियों को काटकर बनवाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। किसने करवा दिया था? तालिबान शासकों ने नष्ट करवा दिया था। कुषाण काल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। कुषाण प्रथम शताब्दी में बाल विवाह प्रथम प्रारंभ हुई थी। ठीक है। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने इसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया था। फिर है भारत में ब्रह्म आक्रमणों के कालों का यह सही अनुक्रम है। यूनानी पहले आए थे 326 ईसा पूर्व, सिकंदर महान था, फिर शक, सीथियन, फिर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, कुषाण पहली शताब्दी। फिर है ईरानी शासक डेरियस प्रथम 522 से 586 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक था। फिर है मेनांडर तथा उसके पुत्र स्टोट्रो प्रथम के सिक्के मथुरा से मिले हैं। बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रभाव में मेनासुर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। स्टोट्रो सिकंद ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंदी यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुक्र ने अंतिम मौर्य साम्राज्य बृहदहस्त की हत्या करके शुक्र राजवंश की स्थापना की थी।
पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया। महर्षि पाणिनि ने शुक वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। अयोध्या के लेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुक के पुरोहित थे। शुक वंश का 9वां शासक भगवत अथवा भागभद्र था। इसके शासन काल में तक्षशिला के एवं नरेश एरियांटिकीडस का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिश राज दरबार में उपस्थित हुआ था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा विदिशा नरेश नगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भगवत विष्णु की पूजा की। शुक वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने आमत वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया था। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कर्ण का कल्याण नाम से जाना जाता है। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक सिमुक या सिप्रक दिया गया है। इसने कर्ण वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपने शासन स्थापित किया था। पुराणों में 30 सातवाहन राजों का नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 19 राजाओं की मिलती है। यह है पुरुषोत्तंग, स्कंद, स्थभि, सातकर्णी, लंबोदर, अपीलक, मेघ, स्वाति, स्कंद, स्वाति, मृदेन्द्र, कुत, स्वातिकर्ण, पुलुमाम, गैर, कृष, हाल, मंदूक, अपुरेंद्रसेन, सुंदर, स्फुटकीर्ति, चकोर कीर्ति तथा शिव। ये जो है 19 नाम है। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी परिष्ठान या पैटर्न में अवस्थित है। पुराणों में इस राजवंश को अर्धवृत्त का अर्धजातीय कहा गया है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। पुराणों के अनुसार कृष्ण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। इसके शासन में हमें नागनिका के नाना घाट अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। फिर सातवाहन शासन गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उसने विभिन्न होते हुए 4 वर्णों वाली अव्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण, एक ब्राह्मण तथा वेदों का आश्रय कहा गया है। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को दक्षिणी पाथेश्वर कहा गया है। 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र उसके सिक्के पर बना हुआ है। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवान था। कलिंग का चेदवंशीय शासक खारबेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारबेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद ये 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारबेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इस अभिलेख से पता चलता है कि खारबेल ने दक्षिण के 3 राजाओं चोल, चेल एवं पांडवों से पराजित किया था। पांड्य शासक से उसने गधे से हल चलवाया था। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन को सर्वाधिक प्रसिद्ध उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली जस्टियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। अभी हो गया डिटेल में, आगे हम जो इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। मौर्योत्तर काल का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंद एवं शासन ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो ये था स्टेट्रो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व तक था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? इनमें से कौन अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजित। तो मिलिंद जो है तीनों के समकालीन नहीं था। यह बिंबिसार 544 से 942 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य की महत्वता का वास्तविक संस्थापक था। यह हर्षे कुल से संबंधित था। प्रसेनजित कौशल महाजनपद का राजा था। यह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। गौतम बुद्ध 563 से 482 ईसा पूर्व ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया। मिलांड, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता, उत्तर
उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा था। इसका समय 155 अथवा 150 से 130 ईसा पूर्व था। इस प्रकार बिंबिसार और गौतम बुद्ध एवं प्रसेनजित तीनों समकालीन थे, जबकि मिलिंद इसका समकालीन नहीं था। मिलिंद इसका समकालीन नहीं था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? कठियावाड़ के, रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के। तो इनमें से किसमें मिलता है? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कठियावाड़ के रुद्रदामन से काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। फिर है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपाधियों का वर्णन है? जूनागढ़ में कि भीतरी में? पहला है जूनागढ़, दूसरा है भीतरी। क्या पूछा है? रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन किसमें है? तीसरा है नासिक और चौथा है सांची। तो इसमें है जूनागढ़ से, जूनागढ़ में। जूनागढ़ कहाँ पे है? देख लीजिए, गुजरात के जूनागढ़, गुजरात में है। जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14वें प्रज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख की खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजय, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डालता है। फिर है, बिना बेगर के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो इसने करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है, रुद्रदामन। तो रुद्रदामन ने करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि 170 ईस्वी में रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बेगार लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। फिर उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को किसने जारी किया था? इंडो ग्रीकों ने, कुषाण ने, शकों ने या प्रतिहारों ने? तो कुषाणों ने जारी किया था। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण के सिक्के का प्रचलन इंडो ग्रीक, हिंद एवं राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित रूप से पूर्ण रूप से प्रचालित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने में प्रचालित किया था। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे? सातवाहन, शक, पार्थियन, कुषाण। तो कुषाण ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे। किसने चलवाए थे? कुषाण ने। बुद्ध का किसके सिक्के पे अंकन हुआ है? बिम्ब कडफिसेस से या कनिष्क के या नागप्रास के या बुद्ध गुप्त के? तो इसमें किया है सबसे कनिष्क के। ये देखिए, एक सेकेंड। बुद्ध का किसके सिक्के पे अंकन सबसे ज़्यादा हुआ? तो कनिष्क के सिक्के पे अंकन सबसे ज़्यादा हुआ है। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के पर बुद्ध का अंकन मिलता है। फिर है अगला, निम्नलिखित में किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है? सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किस पे जाता है? क्या हुआ भाई? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो पहला है कजुल कडफिसेस कनिष्क, दूसरा है बिम्ब कडफिसेस और तीसरा है कनिष्क प्रथम और चौथा है हुबसिक। तो इसमें दिया जाता है बिम्ब कडफिसेस को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। कुषाण शासकों में बिम्ब कडफिस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित रूप से उपयोग किया था? तो इसमें बिम्ब कडफिसेस ने पहले किया था। कुषाण वंशीय बिम्ब कडफिसेस ने, जो कि कनिष्क प्रथम का पिता था, ये कौन था? कनिष्क प्रथम का पिता था, ने भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। उनकी पहचान भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं को चलाने वाले शासक के रूप में भी है, जबकि कुजुल कडफिसेस ने तांबे के सिक्के प्रचलित कराए थे। युद्धेक सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय का मिलता है। युद्धेक सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? कार्तिकेय का। युद्धेक का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी तथा वृद्ध संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इसका साम्राज्य दक्षिण पूर्व पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो यह है 21वीं ईस्वी सन।
कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 21वीं सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 18वें सन के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो यह 78 AD में हुआ था। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है, मतलब ये विवाद में है। इस समस्या का विचार करने के लिए 1913 तथा 1980 में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किए गए। द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति 78 ईस्वी के पक्ष में ही बनी। इसी समय से शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। शक संवत कब प्रारंभ हुआ है? तो वही आ गया 78वीं ईस्वी में। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारियों को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया है। इस प्रकार इसकी प्रारंभिक तिथि 135 - 57 बराबर 78 है की जाती है। अधिकांश इतिहासकारों ने कुषाण कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। विक्रम और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है, बहुत बार पूछा है। तो 57 क्वेश्चन में अब दिया हुआ है और 78 दिया हुआ है। सी है 135, डी है 320, तो इसमें 135 माना है। वर्तमान कैलेंडर में 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व तथा 78 घटा देने पर शक संवत 78 ईसा पूर्व होता है। 2018 विक्रम संवत 2018 प्लस 57 बराबर 2075 तथा शक संवत 2018 - 78 1940। अतः विक्रम संवत और शक संवत में अंतर 2075 - 1940 बराबर 135 वर्ष, तो इसमें 135 वर्ष माना है। फिर है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदनुसार है? तो इसमें है 22 मार्च अथवा 21 मार्च। चैत भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियों ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से अस्थायी रूप से मिलती जुलती है। सामान्यतः एक चैत 22 मार्च को माना जाता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को माना जाता है। मतलब चैत का महीना कब से शुरू होता है? 22 मार्च से। विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? 78 ईसा पूर्व, या फिर बी है 57 ईसा पूर्व, सी है 72 ईसा पूर्व और डी है 56 ईसा पूर्व। तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व प्रारंभ होता है। विक्रम संवत के 2 अन्य नाम भी दिए गए हैं, कृत संवत तथा मालव संवत। जैन साहित्य में महावीर के निर्वाण तथा विक्रम संवत के बीच 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। महावीर की निर्वाण तिथि 527 ईसा पूर्व मानी जाती है। तदनुसार विक्रम संवत के प्रारंभ की तिथि 527 - 470 बराबर 57 ईसा पूर्व निर्धारित होता है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो ये होगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है मेंस 2007 में, तो इसलिए 2009 का पूछा है। 1931। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन और निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार अपना सही उत्तर इंगित करें। तो ये है, पहला है इसमें है कनिष्क की समकालीन कौन कौन था? तो इसका आंसर पहला है ए और 1 और 4, दूसरा है 2 और 3 और तीसरा है 3 और 1 और 2 और डी है सभी। तो इसमें आंसर दिया हुआ है सी, मतलब कि अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। अश्वघोष और वसुमित्र थे। अश्वघोष किसका समकालीन था? ये है अशोक का, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय का, सी है कनिष्क का और डी है हर्षवर्धन का। तो इसमें आंसर सही है सी। अशोक किसका समकालीन था? कनिष्क का समकालीन था। फिर निम्नलिखित में से एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। पहला है अश्वघोष, दूसरा है चरक, तीसरा है नागार्जुन, चौथा है पतंजलि। तो इसमें से सही आंसर है कनिष्क के दरबार से कौन नहीं जुड़ा हुआ था? तो पतंजलि नहीं था। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुककालीन विद्वान थे। महर्षि पतंजलि किसके विद्वान थे? शुककालीन के विद्वान थे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क दरबार प्रथम के दरबार में नहीं गया था? पहला है अश्वघोष, दूसरा है पार्श्व, तीसरा है वसुमित्र और चौथा है डी है विशाखा दत्त। माफ कीजिएगा, तो इसमें आंसर दिया हुआ है विशाखा दत्त जो है कनिष्क के प्रथम के दरबार में नहीं गया था।
फिर है निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के अरब तक अभिलेख में नहीं है। तो इसका है पहला है श्रावस्ती, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा चंपा। तो किसका उल्लेख नहीं है, अभिलेख में नहीं है, तो श्रावस्ती का नहीं है। रप्तक अभिलेख अफगानिस्तान में सूर कोटक के निकट रप्तक नामक स्थान से वर्ष 1993 में प्राप्त किए गए। ये यूनानी लिपि तथा बैक्ट्रिस भाषा में लिखे गए हैं। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क से संबंधित है। इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम का उल्लेख है, जो है साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा, अर्थात इसमें श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। फिर निम्नलिखित में से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला का विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। तो इसमें 2 आंसर माना है, सी और डी। पहला है सुश्रुत, तो दूसरा है बाणभट्ट, तीसरा है चरक, चौथा है जीवक। तो इसमें तीसरा और चौथा मतलब चरक और जीवक दोनों को माना है। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गंधार राज की राजधानी थी। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्यात प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र होना था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा साम्राज्यजन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजित, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, कनिष्क का राजवैद्य चरक, बौद्ध विद्वान वसुबंधु चारक आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैदिक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का विकल्प सी और डी दोनों सही है। अगला है शुक वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था। तो कान्वा कर्ण ने किया था। पहला है सातवाहन, दूसरा है कुषाण, तीसरा है कान्वा, चौथा है गुप्त। तो इसमें कान्वा कर्ण ने किया था शुक वंश के बाद भारत पर राज। शुक वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमृत वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कड़ या कड़वयन नाम से जाना जाता है। शुकों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। पहला है पुष्यमित्र शुक, दूसरा है खारवेल, तीसरा है गौतमीपुत्र सातकर्णी, चौथा है वासुदेव, पांचवा है समुद्रगुप्त। तो इसमें माना जाता है गौतमीपुत्र सातकर्णी को माना जाता है। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा कि उसने विच्छिन्न होते हुए चतुर्वर्ण 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया है और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका है। सातवाहन ने कहा था, सातवाहन गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा था। इसी कारण इसी वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। अगला है मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। पहला है सातवाहन, दूसरा है पालो, तीसरा है चोल, चौथा है चालुक्य। तो इसमें सातवाहन। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिमुक या सिप्रित दिया गया है, जिससे कर्ण वंश के राजा सुशर्मा का वध उसके अपना शासन स्थापित किया था। शिशुक निम्न वंशों में किसका संस्थापक था। तो ये पहला है चेदी, दूसरा है चोल, तीसरा है पांडव, चौथा है सातवाहन। तो सातवाहन था। अगला है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। पहला है पान चाओ, दूसरा है पान यांग, तीसरा है शी हुआंग टी और चौथा है हो टी। तो किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो पान चाओ ने हराया था। चीनी स्रोत के अनुसार 73 ईस्वी से 94 ईस्वी के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति पान चाओ अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार का कारण यह बताते हैं कि कनिष्क ने चीनी सेनापति के पास अपना एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। पान चाओ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। फलता रुष्ट कनिष्क ने उसके राज पर चढ़ाई कर दी, पर कनिष्क असफल रहा। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमा भारत के बाहर तक फैली है। पहला है गुप्त वंश, दूसरा है मौर्य वंश, तीसरा है कुषाण वंश और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से राज सीमा भारत के बाहर फैली है उसका है कुषाण वंश का। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। कुषाण शासक कनिष्क की सीमाएं उत्तर में चीन की तूफान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत थी। अतः विकल्प सी सही है।
बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? तो बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में प्रारंभ हुई थी। पहला है मौर्य काल, दूसरा है कुषाण काल, तीसरा है गुप्त काल और चौथा है हर्षवर्धन काल। तो कुषाण काल में प्रारंभ हुई थी। इसका कुषाण काल और प्रथम शताब्दी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने इसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। इस युग में विवाह की आयु और कम करके 8 से लेकर 10 वर्ष की आयु का कन्या का विवाह के लिए उपयुक्त माना गया। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? पहला है हड़प्पा सभ्यता चित्रित धूसर मृतभांड, दूसरा है कुषाण गंधार कला शैली, तीसरा है मुगल अजंता चित्रकारी और चौथा है मराठा पहाड़ी चित्रकारी। तो इसमें जो सही है वो है कुषाण गंधार कला शैली। कुषाण शासन कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। पहला गंधार शैली, दूसरा मथुरा शैली। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली तो है कुषाणों के समय में। पहला है कुषाण, दूसरा गुप्त, तीसरा अकबर और चौथा है मौर्य। तो कुषाण के पहला सही है, कुषाण के समय में फली फूली। फिर है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र के सिक्के, गुप्त स्वर्ण एवं रजत के सिक्के, सातवाहन स्वर्ण के सिक्के और कलचुरी स्वर्ण एवं रजत एवं ताम्र के सिक्के। तो इसमें सी सही है, सातवाहन स्वर्ण के सिक्के सुमेलित नहीं है। सातवाहन स्वर्ण के सिक्के सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित है। मतलब कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र के सिक्के सुमेलित है, गुप्त जो है स्वर्ण एवं रजत के सिक्के सुमेलित है, कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र के सिक्के ये सुमेलित है। इसमें कुषाण ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे ये तथा भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र एवं रजत सिक्के चलवाए। गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण रजत एवं ताम्र के सिक्के चलवाए थे। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण के सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने चांदी, तांबा तथा सीसी व प्रोटीन के सिक्के चलवाए थे। फिर देखिए निम्नलिखित सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूट को सही लगाइए। तो ये दिया हुआ है गंधार कला किससे मिलता है? तो गंधार कला आपका मिलता है, इसका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सी सही है। तो ऐसे कर लेते हैं, देखिए गंधार कला का है कुषाण, जूनागढ़ अभिलेख का है रुद्रदामन फर्स्ट और उसके बाद मिलिंद पंदो का है मिलेंडर, उसके बाद में है तक्षशिला लेख का पतिक। तक्षशिला लेख का पतिक यहाँ देखिए गंधार कला का कुषाण है, जूनागढ़ शिलालेख का रुद्रदामन फर्स्ट है, मिलिंद पंदो का मिलेंडर है और तक्षशिला लेख का पतिक है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए? बुद्ध प्रतिमा के लिए। पहला है हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत काम के हेतु, स्वर्ण सिक्कों को टंकन करने हेतु और चौथा है बुद्ध प्रतिमा के लिए। तो अफगानिस्तान का बामियान किसके लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काटकर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने इस बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। किसने नष्ट करवा दिया? तालिबान शासकों ने नष्ट करवा दिया। अगला है जो कला शैली भारतीय यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण उसे क्या कहते हैं? पहला शिखर, दूसरा बेरा, तीसरा गंधार और चौथा नागर। तो भारतीय यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण को क्या कहते हैं? गंधार कहते हैं। भारतीय यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गंधार शैली इस कला शैली का प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका? पहला है भारतीय तथा फारसी कला का, दूसरा है भारतीय तथा चीनी कला का, तीसरा है भारतीय तथा तुर्की अफगानिस्तान कला का और चौथा है भारतीय तथा यूनानी कला का। तो चौथा सही है भारतीय तथा यूनानी कला का। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित संस्थित चट्टान शिष्ट का प्रयोग मध्यम के रूप में होता है? पहला है मौर्य मूर्ति कला का, दूसरा है मथुरा मूर्ति कला का, तीसरा भरहुत मूर्ति कला का, चौथा है गंधार मूर्ति कला का। तो इसमें गंधार मूर्ति कला का। गंधार कला में सदैव हरित स्थित या चिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियों के बनाने के लिए किया जाता तथा मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण का शिष्ट प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल के भारत में आक्रमणों को संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो यूनानी शक कुषाण पहला दिया है, दूसरा है यूनानी शक कुषाण शक, तीसरा है शक यूनानी कुषाण और चौथा है शक कुषाण यूनानी। तो इसका सही क्रम पहले यूनानी है, फिर शक है, फिर कुषाण है। भारत में आजा भाई। भारत में ब्रह आक्रमणों के कालों का सही क्रमानुक्रम निम्नलिखित है। पहला यूनानी,
भारत में आक्रमणों के सही क्रमानुसार निम्न कैसा है। पहला है यूनानी 326 ईसा पूर्व, सिकंदर महान था। फिर है शक सिथियान, फिर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, फिर कुषाण पहली शताब्दी ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है पहला ईरानी, क्या हो जा रहा है भाई, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपनी अधीन किया था। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में, पहला है साइरस, दूसरा है कैम्बिसिस, तीसरा है डेरियस प्रथम और चौथा है सहार्स। तो इसमें सही है डेरियस प्रथम। ईरानी शासक डेरियस प्रथम 522 से 486 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंध घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक था। पर्सियोपोलिस योम नक्शे रुस्तम के शिलालेखों के अनुसार पंजाब भी उनके साम्राज्य में शामिल था। फिर निम्न राजाओं में सबसे पुराना राजवंश कौन था। तो सातवाहन। पहला है चालुक्य, दूसरा है पाल्व, तीसरा है राष्ट्रकूट और चौथा है सातवाहन। तो सातवाहन था। उपयुक्त राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश सातवाहन था। इस वंश के संस्थापक सुमुख ने संभवतः ईसा पूर्व प्रथम शती के द्वितीयार्ध में शासन किया और इसका शासनकाल 60 से 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। पहला है वायु पुराण, दूसरा है विष्णु पुराण, तीसरा है मत्स्य पुराण, चौथा है उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन राजाओं की लंबी सूची मिलती है। पुराणों में कुल 30 सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में 19 राजाओं की मिलती है। सातवाहन की राजधानी अवस्थित है कहाँ, अमरावती में या फिर नांदेड़ में, तीसरा है नालदुर्ग में और चौथा है दुर्ग में। तो ये स्थित है अमरावती में। सातवाहनों की राजधानी कहाँ पे है, अमरावती में है। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी परिष्ठान पैटर्न में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को अर्धभ्यंत या आंध्र जातीय कहा जाता है। इनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। इस वंश की स्थापना सिमुक नामक व्यक्ति से लगभग 60 ईसा पूर्व कर्ण वंशीय शासक सुशर्मा की हत्या करके की थी। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था। तो पहला है प्रतिष्ठान, दूसरा है नागार्जुन कोंडा, तीसरा है सकल तथा अष्टकोट और चौथा है पाटलिपुत्र। तो सकल अथवा अष्टकोट थी। निम्नलिखित में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त होता है। पुष्पमित्र सुख के लिए, खारबेल के लिए, गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए या सुरसमन के लिए। तो ये होता है गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नासिक गौतमीपुत्र, दूसरा है हाथी गुफा खारबेल, तीसरा भीतरी पुलकेशिन द्वितीय और चौथा है आइए क्या हो जाता है भाई, चौथा गिरनार रुद्रदामन। तो इसमें भीतरी पुलकेशिन द्वितीय ये सही सुमेलित नहीं है। गौतमी सातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, 2 नासिक के तथा एक काल्ले से उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से। खारबेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारबेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंदगुप्त से है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय का संबंध एहेल अभिलेख से है, जो कि एक प्रास्तित के रूप में इसकी भाषा संस्कृत है। रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ गिरनार के शक संवत 72-150 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त होता है। यह प्रास्तिक के रूप में इसकी विजय व्यक्तित्व एवं कृतियों का विवरण प्राप्त होता है। फिर ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कारण और कथन वाला, जो कि इसमें यूपीपी से लोअर सब्जेक्ट प्री 1998 में पूछा गया है। पहला कथन है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। इनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इसमें क्या सही है, देखिए सी सही है, ए सही है, लेकिन इनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की नहीं थी। यहाँ देखते हैं डिटेल में। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन की सी और आरिकामेडू में हुई खुदाई में ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिम
विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर के जलमार्ग से होता था। इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों की सशक्त नौसेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? पहला है गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, दूसरा है जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, तीसरा हाथी गुफा के लेख के साथ और चौथा सारनाथ के लेख के साथ। तो हाथी गुफा लेख के साथ राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? पहला है अशोक, दूसरा है हर्ष, तीसरा है पुलकेशिन द्वितीय और चौथा है खारवेल। तो खारवेल सही है। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो ये पहला है चेदी, दूसरा है कदम, तीसरा है कलिंग और चौथा हर्ष है। तो ये किससे संबंधित था? चेदी से संबंधित था। निम्नलिखित राजाओं में कौन जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? किसका इसमें से था? दशरथ है, बृहस्पति है, खारवेल है, हुविस्क है। तो इसमें खारवेल का सबसे ज्यादा जैन धर्म के प्रति झुकाव था। फिर एक कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? महामेघावासन वंश से पहला, दूसरा है चेदी वंश से, तीसरा है सातवाहन से, चौथा है रड भोजक वंश से और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही है, उपरोक्त में से किसी से नहीं था। कलिंग का चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। महामेघ नामक वाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नामक महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल था। पूर्वी रोमन शासन जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किया किस क्षेत्र में था? तो इसका है विधि। पहला है विधि, दूसरा स्थापत्य कला, तीसरा है विज्ञान और चौथा है साहित्य। तो इसमें था विधि। पूर्व रोमन शासक जस्टियन को सर्वाधिक प्रसिद्ध उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली ही जस्टियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। तो भाई अब इतना ख़त्म होता है, काफ़ी लंबा हो गया रौरेत्तर काल का, क्योंकि हम लोग ने डिटेल में देखा। उसके बाद में जाके फिर हमने उसका जो है पेपर सॉल्व किया। तो ये काफ़ी लंबा हो गया, तो कोई नहीं, लंबा तो रहेगा ही। ऐसे करके एक टॉपिक हम लोग अब डिटेल में देख के फिर सॉल्व किया करेंगे। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे और फिर जो है उसका भी ऐसे हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।